हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइम टेबल है फ्रेंड्स अपना। मॉर्निंग में 8 बजे जनरल साइंस की क्लास है ज्योति मैम की, जो कि रोज़ाना होती है, डेली टेस्ट क्विज़। मॉर्निंग 9 बजे राजस्थान जीके, इवनिंग 8:30 बजे पॉलिटिक्स जीके टेस्ट एंड इवनिंग 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट। तो फ्रेंड्स, चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को जो है, इनमें से आप ऑप्शंस देखिए, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन से एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर ऑप्शंस और भी दे रखे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किन्हीं परिस्थितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को संविधान में ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए मौलिक अधिकार कौन से हैं अपने। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए। तो मौलिक अधिकार किस लिए होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है। निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है। भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, या उपयुक्त सभी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस भी ध्यान से देख लीजिए। तो भारत में ये सभी अधिकार जो है नागरिकों को उपलब्ध है। भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार और बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की संभावना, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है।
जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है उनको कौन निलंबित कर सकता है? क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कमेंट करके बताइए सभी फटाफट से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वो जो संविधान में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अभी बताया था, इसका करेक्ट आंसर भी संसद ही होगा। संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनमें संशोधन करने का अधिकार भी जो है वो किसको है? संसद को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद जो है वो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो ये पहले आ गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? उच्च न्यायालयों का या सभी न्यायालयों का या सर्वोच्च न्यायालयों का, किसका है? जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कमेंट करके बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि अ और ब दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय को और सभी न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकार जो है उनको लागू करने का उत्तरदायित्व जो है वो किसका है? न्यायालयों का भी होता है, उच्च न्यायालय और सभी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु जो 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? इनमें से कौन था? करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का कमेंट आना चाहिए, आंसर सभी का आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस M.K. धर जो हैं वो जब 1948 में जो भाषा के आधार पर गठित करने हेतु आयोग था 1948 में जो था, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो वो थे जस्टिस M.K. धर। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो है किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 32 द्वारा जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए कोई भी नागरिक जो है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है, उसको अधिकार है। तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संपन्न सांस्कृतिक रियासत को बनाए रखना,
या एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना, या अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता करना। तो संविधान के द्वारा, मतलब संविधान जो है वो सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अकॉर्डिंग टू संविधान, संविधान के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि संविधान जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार का मुख्य उद्देश्य तो यही है, क्या, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है। बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है या मानवीय अधिकार है या मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। तो आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार अब क्या बन चुका है, 44वें संविधान संशोधन में जो है इसको हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है अंतर्गत कार्रवाई की। अनुच्छेद 17 याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की। जो भारत रत्न और पद्मश्री ये सारे सम्मान जो दिए जाते हैं, ये उपाधियां दी जाती है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है ये पद्मश्री की उपाधि, भारत रत्न वगैरह की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा, अनुच्छेद 18। याद रखेंगे आप सब, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री की उपाधियाँ संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। निवारक निरोध अधिनियम, क्या नाम है, निवारक निरोध अधिनियम जो है वो किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक संरक्षण अधिकार पर, या स्वतंत्रता अधिकार पर, या समानता अधिकार पर। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधिनियम है कौन सा, निवारक निरोध अधिनियम। तो ये किस पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है निवारक निरोध अधिनियम प्रतिबंध लगाता है। निवारक निरोध अधिनियम प्रतिबंध के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है, क्या है। ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या क्या है, इनमें से क्या क्या है जो शोषण के विरुद्ध है अधिकार। मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाना, बेगार प्रतिबंध है, या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम करने के प्रतिबंध है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है
डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये सारे ही आते हैं। मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाना या बेकार प्रतिबंध है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि में काम करवाना, ये भी इनमें भी प्रतिबंध है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? इनमें से देख लीजिए आप, भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त यहाँ पर गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? जन्म द्वारा नागरिकता। बिल्कुल, जन्म द्वारा नागरिकता तो मिलती है। वंशानुगत नागरिकता मिलती है। और डी है ऑप्शन, नागरीकरण द्वारा नागरिकता, तो वो भी है। तो संपत्ति अर्जन द्वारा क्या नागरिकता मिल सकती है भारत का नागरिक बनने के लिए? ऐसा थोड़ी है कि किसी भी देश का जो है मेंबर यहाँ भारत में आके संपत्ति खरीद के और नागरिकता ले ले, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि संपत्ति अर्जन द्वारा, यानी कि संपत्ति खरीदने पर कोई भारत की नागरिकता नहीं मिलती। बाकी जन्म द्वारा मिलती है, वंशानुगत नागरिकता तो मिलती है, और नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संपत्ति अर्जन द्वारा कोई नागरिकता नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी लड्डू सा सवाल है, सभी को आता है। तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं जो थी, तो बोलने की स्वतंत्रता तो है अभी भी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता तो वो भी है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता तो वो भी है। क्या संपत्ति का अधिकार अभी तक है? मतलब अभी तक संपत्ति का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता है? नहीं, संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है ये दिया गया था ये स्वतंत्रताएं, तो इनमें से जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा के हित में, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, या उपयुक्त सभी के आधार पर? स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, राज्य की सुरक्षा के हित में भी, दूसरे देशों के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए भी, और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर जो है स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी को पता भी होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके सभी इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जो है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार, ये इस मौलिक अधिकार को जो है संविधान की हृदयता आत्मा की संज्ञा दी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि संविधान का हृदय या आत्मा किसको कहा गया है? तो इसी को कहा गया है, किसको? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। तो किसने दी ये संज्ञा? बी आर अम्बेडकर जी ने। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बन गया है, पहले मौलिक अधिकार था। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ऐसा भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार का था, उस मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि तक निवास आवश्यक है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 7 वर्ष। याद रखेंगे आप सभी कि भारत का नागरिकता के लिए जो प्रार्थना पत्र देने से पूर्व का जो समय है वो 7 वर्ष है। जो व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि तक निवास आवश्यक है? तो 7 वर्ष आवश्यक है, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान क्या है इनमें से? एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता, या बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान जो है क्या है, इनमें से क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर, यानी कि एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है वो एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, याद रख लेंगे आप सभी। यानी कि एकहरी नागरिकता है, भारत का संविधान जो है वो पूरे देश में लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी संस्था है जो देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? कौन सी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है, या योजना आयोग है, या राष्ट्रीय विकास परिषद है, या संसद है? संसद तो हो नहीं सकता, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं है, योजना आयोग भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो देश में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? इनमें से क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए आप। इनमें से जो है किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोक सेवा समिति, वित्त आयोग, योजना आयोग, या महालेखा परीक्षक? तो कमेंट कर सभी फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। रोज़ाना यहाँ पर टेस्ट क्विज होती है, और टाइम टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर कर दिया है। तो किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? राज्यों को सहायता अनुदान किस जो है संचित निधि से दी जाती है, लेकिन किसकी सिफारिश पर दी जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस जो है वो कवर हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रोज़ाना टेस्ट क्विज होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।